ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने प्लेन मिरर को स्टार्ट किया था, प्लेन मिरर से बात करना अपना शुरू किया था। और इन पर्टिकुलर कहा जाए तो वी हैव सीन द कंडीशंस कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है और क्या उसका प्लॉटिंग कंडीशंस क्या क्या हैं उसकी। ठीक है, इमेज ट्रेसिंग कैसे की जाएगी। तो कुछ छोटी मोटी बातें अगर मैं क्विकली आपको बता दूं तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर के लिए हमेशा सेम होता है। ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल बन जाती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनती है। इमेज में कभी भी कोई मैग्निफिकेशन या डिमिनिशिंग कंडीशन नहीं होती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ओके। और इसके साथ साथ हमने हल्का सा डिस्कशन ये भी किया कि फील्ड ऑफ व्यू किसे कहेंगे। तो आई होप पिछले लेक्चर से रिलेटेड ये सारी बातें आपको याद होंगी। अब उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के न्यूमेरिकल से शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। Yes, sir. So let's continue. An object O is placed in front of the mirror and an observer is walking on a path as shown in the figure. तो मैं भी आपको फिगर दूंगा. Find the distance up to which the observer is able to see the image. So this is going to be the first case. ये पहला केस. Okay. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर से ये 2 मीटर के गैप पर है और यहाँ मिरर 1 मीटर पे है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है यू में से, और मिरर का अपना खुद का लेंथ भी 1 मीटर है। और यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे 2 मीटर वाली गैप पर एक ऑब्जर्वर जो है वो वॉक करता जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज इस मिरर में बनेगी तो वो ऑब्जर्वर कहाँ से कहाँ तक देख पाएगा। फाइंड द डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द इमेज। क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया सबको? Yes. इन शॉर्ट कहें तो हमको फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, करेक्ट है ना? Yes. फील्ड ऑफ व्यू का डिस्टेंस निकालना है। ये थोड़ा सा मैं डायग्राम एक्सटेंड कर देता हूं ताकि डायग्राम बनाने में हमें हेल्प। सबसे पहले एक सिंपल सी बात कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये मिरर की पोजीशन है, तो इमेज यहाँ कहीं बननी चाहिए, बराबर? Yes. 2 मीटर वाली पोजीशन पे इमेज बननी चाहिए। अब इस इमेज को ठीक ठाक तरीके से प्लॉट करते हैं। लेट्स से कि सबसे पहली रे ये मिरर के लोअर एज पे जाती है। इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस एंड विल रीच हियर। तो ये ऐसे जाएगा, करेक्ट है? बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो भी करेंगे। आप अगर बहुत टेक्निकली करेक्ट होना चाहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करते हैं। दूसरा जो लाइट रे हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो मिरर के अपर एज पे जाके लगेगी। फिर एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर इक्वल कराते हुए आप उसकी रे को कुछ ऐसे यहाँ ऊपर तक ट्रेस करोगे तो ये यहाँ तक जाएगी लाइक दिस। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर अगर अपना वॉक करना कंटिन्यू रखता है तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि जब ये ऑब्जर्वर इस वाले रीजन में आएगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में इस ऑब्जर्वर को इमेज बनती हुई नजर आएगी। तो ये जो रीजन है, ठीक, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? Field of view. फील्ड ऑफ व्यू है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। तो ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू हो। तो हमें ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ओके। इसके लिए आप बस एक छोटा सा काम करें कि रेज को अपना पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें। तो ये पीछे की तरफ आपने इसको एक्सटेंड किया, इसे भी आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो मोर और लेस यहां पर हम कह सकते हैं कि आपको एक इमेज मिल रही है। ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होना चाहिए, करेक्ट है?
ऐसा ना? Yes, sir. अब ये प्रॉब्लम दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, बट दे आर वेरी इजी। आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसको अगर रिकॉल करते हैं तो इस तरीके का एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं। Yes, sir. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये साइड में ज्वाइन करा देता हूं और इस पूरी साइड का लेबलिंग मैं कर देता हूं y1, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज y1। अब बड़े ध्यान से देखना, ये एक साइड, ये दूसरी साइड पूरी यहां तक, और ये नीचे की 6 मीटर। 6 मीटर कैसे हो रहा है? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 6 मीटर, समझ में आया? अच्छा, ये यहाँ से 2 मीटर पे क्यों आया ये तो समझ में आया क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा मिरर से इमेज डिस्टेंस उतना ही होगा ना पीछे की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल Yes. दिखा? Yes, sir. और इसी में ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा? Yes, sir. क्या लगता है ये दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? Congruent. कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। Similar. Similar. तो उस कंडीशन के हिसाब से आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे y1 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी y1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, तो y1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक ले लो 6, करेक्ट है? 6 divided by 2. 6 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, वेरी गुड। तो सिंपल सा सॉल्यूशन हमको मिल गया, y1 इज इक्वल टू 3 मीटर, करेक्ट? Yes, sir. मतलब ये पोजीशन आप देखोगे तो ये 3 मीटर के गैप पे आएगी यहां से। अब यही काम एक और बार करो, बट एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, यानी कि यहां से शुरू करते हुए पूरा 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 यहां तक जाओ। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग इस पूरे ट्रायंगल को, यानी कि ये ऊपर तक की पूरी साइड ले लो आप, इसको आप नाम दे दो बेटा y2। अब ध्यान से देखो ट्रायंगल को, एक साइड y2 हो गई, एक साइड ये पूरी, और फिर उसके बाद ये पूरा डायगोनल, एकदम बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर मैं कंसिडर करना चाहता हूं तो ये वाला ट्रायंगल हो सकता है सिमिलर, Yes, sir. ठीक है। ये अंदर का छोटा वाला ट्रायंगल, ये ऐसे यहां तक, तो ये साइड कितनी हो गई? 2 meter. ये साइड 2 मीटर, ठीक है। और ये जो भी हाइपोटेनियस आएगा, और इसके कंपैरिजन में, इसके सिमिलर नेचर में, ये बड़ा ट्रायंगल जिस पर मैं अभी मार्कर फिरा रहा हूं, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस वाले बड़े बड़े ट्रायंगल के हिसाब से आप सोचो तो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल करना है, तो हम लिख देंगे Y2 by 2. y2 by 2, वेरी गुड, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2. 2, 6 सॉरी 2 कैंसिल हो गया, 6. y2 का आंसर मिल गया 6 मीटर। मतलब अगर आप पोजीशन के हिसाब से बात करें तो ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है ना करस्पॉन्ड करती है 6 मीटर के गैप, और ये पर्टिकुलर पोजीशन करस्पॉन्ड करती है 3 मीटर के गैप। तो लॉजिकली सोचिए कि ये गैप कितना होगा? 3 मीटर। तो आंसर कुछ ये बनेगा, डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द इमेज। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस सिंपली हो जाएगा y2 minus y1, that is equal to 6 minus 3, and that is equal to 3 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर 3 मीटर तक देख पाएगा, वो भी यहां से लेके यहां तक, कहीं भी 3 मीटर नहीं। समझिए बात को, क्लियर हो गया प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, तो ये फील्ड ऑफ व्यू और डायग्राम बनाने के रेफरेंस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी का एक सेकंड पार्ट करते हैं, ये इसको सेम क्वेश्चन बट डायग्राम यहाँ पे थोड़ी सी बदल रहे हैं। तो सेकंड पार्ट, अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 3 मीटर के गैप पे रखा हुआ है, मिरर 2 मीटर के हाइट पे, लेकिन मिरर की अपनी लेंथ 1 मीटर है। इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे एक्सटेंशन दे देते हैं डायग्राम को, ताकि जरूरत पड़ने पर हम ठीक तरीके से इसको प्लॉट कर सकें। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके। अब ऑब्वियस बात है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 3 मीटर पे रखा हुआ है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी
वो भी पीछे की तरफ 3 मीटर पे बनेगी देखा जाए। तो इमेज एग्जैक्टली कैसे ट्रेस हो रही है, ध्यान से देखिए। यहाँ अपना ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट से होके ही गुजरने वाला है, ठीक है। ऑब्जर्वर ऐसा ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं है, बट ही इज जस्ट सपोज टू मूव क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो पहली जो रेंज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आ रही है मिरर की लोअर एज पे, मिरर के सबसे निचले कॉर्नर पे आप कह सकते हो, यहाँ पे तकरीबन ऐसे समझ लीजिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये बराबर ऐसे लाइट बेंड होके यहाँ तक चली जाएगी, करेक्ट है। दूसरी रे जो हम दिखाएंगे वो मिरर के अपर एज पे लग गई मान लो। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हुए ये प्रॉपर यहाँ जाके टच होता है बिल्कुल। अगर आप स्केल पर बनाएंगे तो और बढ़िया तरीके से डायग्राम की बन जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसको हमें पीछे की तरफ एक्सटेंशन एक्सट्रापोलेट जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। तो ये यहाँ आके टच कर रहा है, ये यहाँ आके टच कर रहा है, मोर और लेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं इसकी इमेज मिलेगी। और ऑब्वियस बात है ये गैप भी कितना होना चाहिए, 3 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। करेक्ट हो गई बात? यस सर। अब यहाँ पे भी आप कुछ ट्रायंगल्स कंसिडर करिए। ऑब्वियस बात है कि ये रीजन में आपको, ये वो रीजन होगा जहां पर आपको इमेज दिखेगी और जाहिर बात है इस रीजन को हम कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू, ठीक। अब शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि ये जो साइड है कलर से जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये साइड है अपनी, मान लेते हैं y1। अब एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रायंगल्स कंसिडर करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसा एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी एक साइड y1 है, दूसरी साइड ये 336 मीटर है और जो भी हाइपोटेनियस बनता होगा। और इस ट्रायंगल को कंपैरिजन के लिए हम ये अंदर का छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, दिख रहा है? यस सर। बस काम खत्म। बताइए क्या लिखना चाहिए? y1/2 y1/2 is equal to 336 6/3 6/3 by 3, so this will become 4 मीटर। 4 तो y1 की पोजीशन आ गई 4। अब फिर आप यहाँ तक का रेफरेंस अगर लेना चाहते हैं तो ये पूरे डिस्टेंस को आप क्या करें, y2 नीचे तक जस्ट एक लेबल दे दें, इसको कॉल कर लें y2। और ट्रायंगल की कंपैरिजन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऊपर तक, फिर ये हाइपोटेनियस इस तरीके का ट्रायंगल ले रहे हैं और उसके बाद ये दूसरी साइड बेस जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यहाँ राइट एंगल ही मिले, जैसा भी ट्रायंगल आएगा बट याद रखिए वो सिमिलर होगा, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल को आप सिमिलैरिटी कंडीशन अप्लाई करिए इस ट्रायंगल के साथ, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे? y2/3 Y2 divided by 3 वेरी गुड, y2 डिवाइडेड बाई 3 इज is इक्वल equal to 6 6 by by 3. 6/2 क्या 3 3. 6/3 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ y2 का आंसर हमको मिल गया 6 मीटर। आप सिंपली अगर आपको यहाँ पे ये पता करना है कि कितने डिस्टेंस तक या कितने डिस्टेंस के मूव करने तक इस ऑब्जर्वर को इमेज दिखती रहेगी, तो उसका आंसर सिंपली आ जाएगा y2 माइनस y1, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये 4 मीटर है और ये वाली जो पोजीशन है ये 6 मीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ही पोजीशन में फील्ड ऑफ व्यू की अवेलेबिलिटी है। मतलब इसको 2 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, करेक्ट है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, आई होप आपको इन सभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. और इसकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जितना इसको प्रैक्टिस देंगे, जितना हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना हमारे लिए ये बेहतर से बेहतर, फास्ट से फास्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो वाला मामला यहाँ पे निकल करके आएगा। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका पूछने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो थोड़ा सा हमने बदला है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट सोर्स है S placed at a distance D in front of center of the mirror. ओके, क्वेश्चन ऐसे ऊपर कर दूं चलेगा ना? हाँ सर. ओके,
और मिरर की जो लेंथ है वो L है। याद रखना कि सोर्स जो है वो डिस्टेंस D इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सेंटर और D डिस्टेंस दूरी पे हमने सोर्स को रखा है। देन द क्वेश्चन सेज hangs vertically on the wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance 2D. ठीक है, आदमी क्या कर रहा है, 2D डिस्टेंस दूरी से चल रहा है, मिरर से 2D डिस्टेंस पर है वो, और फिर वो कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक वो इस इमेज को देख पाएगा, बट आंसर्स जो हैं वो लेंथ ऑफ मिरर के फॉर्मेट में है। ठीक है, केयरफुली समझिए इस बात को। अब मान लेते हैं कि ये अपना मिरर है, थोड़ा सा इसे एलॉबरेटिव बना दो, ये मिरर हो गया मान लो। ठीक है, ये इसके पीछे का सरफेस हमने ब्लॉक कर दिया है। मिरर की जो लेंथ है ना वो L है, ध्यान से समझना आप इस बात को। क्लियर हो रहा है? मिरर की जो अपनी लेंथ है वो L है। ओके, लेट मी ड्रॉ द फिगर अ लिटिल मोर क्लियर। तो मिरर की लेंथ L है, तो ये मिरर है और इसके सेंटर से D डिस्टेंस के गैप पे एक सोर्स रखा हुआ है, तो यहां सोर्स रखा हुआ है। अब आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे ना तो ये D, क्लियर? और मिरर Yes. के सेंटर पे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है ये आगे पीछे ऊपर नीचे यहां ऐसे कोई रखा होता, बट इसने तो सेंटर पे रख दिया। अब अगर ये सेंटर पे रख रहा है तो इससे कुछ दूरी पीछे, मतलब ये डॉटेड लाइन मैंने निकाल दी, ये भी D डिस्टेंस है। ठीक, यहां पर एक पर्टिकुलर पाथ है और इस पाथ पर हमें बताया जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो मूव करते हुए जाने वाला है। ठीक है, यू मे जस्ट इमेजिन हियर इज द ऑब्जर्वर एंड ही इज सपोज्ड टू मूव ऑन दिस पाथ लाइक दिस। तो जाहिर बात है कि ये जो सोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखा होगा उसको ये मिरर में देखेगा, तो कितने डिस्टेंस तक ये इसको देख पाएगा। अब देखो, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए, इन दोनों प्रॉब्लम्स में जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के लेंथ के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद ही फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वहां पे, और इन्हीं पर्टिकुलर रीजन्स में हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो कि सेंटर में रखा हुआ है, तो लाइट रे ऐसे नीचे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, यहीं से दिखना चालू हो जाएगा इसको। क्या कहते हो? Yes. Yes, sir. तो लेट्स ट्राई टू ट्रेस द रे डायग्राम। अगर मैं एक रे ऐसे ऊपर दिखा दूं और उसी तरीके से एक रे बिल्कुल मिरर के नीचे की तरफ दिखा दूं, ज्यादा रेज बनाने का नहीं, दोनों एज पकड़ लेने का, क्योंकि बाकी की सारी रेज तो उन दोनों के बीच में ही होगी। यहाँ पे भी देखो डायग्राम बनाते वक्त मैंने यही किया, एक रे सबसे नीचे वाले एज पे, एक रे सबसे ऊपर वाले एज पे, बाकी जितने भी हजारों करोड़ों रेज निकलने दो वो सब तो इनके बीच में ही होंगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद यहीं जाएंगी, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि तुमने दोनों एक्सट्रीम पकड़ लिए। करेक्ट है? अब ये जो नीचे वाली रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद एज पर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचती है, और ये ऊपर वाली रे बिल्कुल एज पर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है और ये मान लेते हैं यहाँ पहुंचती है। सो दिस इज द सिनेरियो। करेक्ट है? अब जरा सोच करके देखिए आप, ये वो पूरा रीजन होगा ये वो पूरा रीजन होगा जिसमें इसको इमेज दिखने वाली है। इमेज दिखना पॉसिबल कब होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके सामने वाले ऑब्जर्वर के आंख पे चली जाए। तो यहाँ पर तो आ रही है लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पहुंच रही है, जहां भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचेंगी वहां इमेज दिखेगी। अब जैसे बताइए कि इस रीजन में इमेज नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? लाइट नहीं आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ लाइट आई ही नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जिस रीजन में जाती है वहां पे उसको इमेज दिखती है। अब इस रीजन में भी वैसे ही हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट इसी रीजन में आ रही थी, तो इसी रीजन में उसको इमेज दिखाई देगी, यहाँ नहीं दिखाई देगी। आया ना समझ में? Yes, sir. अब आइए जरा इमेज को भी बना लेते हैं। तो ये ऐसे पीछे की तरफ मैं एक डॉटेड लाइन निकाल देता हूं कि कहाँ बन रही है इमेज। सोचें,
तो इस लाइन को हमने एक्सट्रापोलेट कर दिया, पीछे की तरफ खींच दिया, ये यहाँ आया, इसको भी एक्सट्रापोलेट किया, पीछे की तरफ खींचा, ये यहाँ आया, यहाँ पर आपको कह सकते हो आपके यहाँ पर आपको इसकी इमेज दिखाई देगी, और बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर ये आनी चाहिए टेक्निकली, और आ भी रही है। अगर आप स्केल पर बनाएंगे तो बिल्कुल 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्केल पर बनाओगे बराबर एंगल्स आप मैच करोगे, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर वैसे ही आएगा जैसे उसे थ्योरेटिकली होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे इमेज बन गई। अब आगे एक क्वेश्चन ये आता है कि यार हम लोग काम कैसे करें। तो इसमें मैं समझता हूं हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहां से हम क्या करते हैं, ऊपर मैक्सिमम तक का डिस्टेंस गिन लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम कॉल कर देते हैं y। और ऑब्वियस बात है, जैसा y ऊपर होगा वैसा y नीचे भी होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सोर्स जो है, ये सेंटर ऑफ द मिरर पे रखा हुआ है। यस सर। नीचे भी y ही होगा, अगर मैं गिनूं तो नीचे भी y ही होना चाहिए देखा जाए तो। बहरहाल ऊपर वाले y से अपना काम करना चालू कर। प्लस आप ये भी सोचो कि ये कितना है, मिरर L/2 वेरी 2 ये L/2 है, बस काम खत्म हो गया। अब यहां से ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, यस। ठीक, जिस पर मैं मार्कर अपना मूव करा रहा हूँ, हाइलाइटर जिसे कहते हैं, मूव करा रहा हूँ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख गया सबको? यस। Yes sir. अब इसी के साथ अंदर में ये वाला ट्रायंगल नोटिस करें आप, कैसा है, ये तो सिमिलर है। यस। Yes sir. अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन या कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ? Y/L/2 DD by D. वेरी गुड, हम लिख पाएंगे y डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ सामने तो L/2 है, इज इक्वल टू, इसके लिए है 3D, अगर आप सोचें तो डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। अब यहाँ डी फैक्टर मैंने कैंसिल कर दिया, और एक हल्के फुल्के कैलकुलेशन से मुझे पता चलता है कि y इज इक्वल टू 3L कितना 3L/2। आई होप आप ये बात समझ गए। यस सर। Yes sir. बट ये तो सिर्फ हाफ डिस्टेंस हुआ ना, फील्ड ऑफ व्यू तो ये पूरा है, फील्ड ऑफ व्यू तो ऊपर भी है और नीचे भी है। Yes sir. तो हमसे तो पूरा डिस्टेंस पूछा था उसने कि भाई पूरा कहां से कहां तक वो देख पाएगा। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो सोचे बेटा ये कितना होना चाहिए, 2y। 3L. 2y। पहले तो 2y होना चाहिए, बाद में कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आए, पहले तो 2y होना चाहिए, क्योंकि y ऊपर का डिस्टेंस आ रहा है और उतना ही एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ भी आना चाहिए y। तो बाय दैट वे अगर मैं 2y के हिसाब से सॉल्यूशन बनाता हूं तो 2 इंटू आंसर आना चाहिए 3L डिवाइडेड बाई 2, henceforth फाइनल आंसर इज 3L। यह हो गया हमारा ऑप्शन, राइट। ये जिस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड, और मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, इवन ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल तक भी पूछे गए हैं। ओके, तो जितनी जितनी बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं, अगर आप उसको केयरफुली ग्रैब करें, केयरफुली अच्छे से समझने की कोशिश करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल कंसेप्ट्स हैं, प्रॉपर वर्कआउट करें उस पर, काम करें उस पर, तो कोई भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हो, मैं समझता हूं कि हम लोग, आप लोग इसमें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आपकी मेंटल स्किल, आपकी मेंटल शार्पनेस, आपकी स्पीड, आपकी प्रैक्टिस, उससे फिर आप एग्जामिनेशन में अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये कुछ आइडियाज थे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय यूजिंग द प्लेन मिरर एंड द कांसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। आइए अब एक और थोड़ी सी बात करते हैं, एक और कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जितने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए या प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने डिस्कशन किया, इसमें हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस। अब सोचते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी कोई लेंथ या हाइट या डेप्थ, ठीक है, कुछ ज्योमेट्री हो उसकी, उसका कोई शेप हो, ठीक है, वो पॉइंट की फॉर्मेट में ना हो। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर में इमेजेस कैसी बनती हैं? रादर टॉकिंग हियर एंड देयर, मैं सीधे सीधे कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। अब जैसे मान लें कि ये मिरर है और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट जो है ना आपने ऐसे होल्ड किया,
कैन यू सजेस्ट मी कि इसका इमेज कैसे बनेगा? यस, आंसर सिंपल है, ऐसे बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. आप आईने के सामने खड़े हो जाए, ऐसे आईने को उंगली दिखाएं, तो आईना आपको उंगली दिखाएगा ना। Yes. Yes, sir. ये आप फिंगर पॉइंट कर रहे हैं मान लें, तो आईने में से फिंगर आपकी तरफ पॉइंट हो गई है। दैट्स इट। क्लियर है? Yes. अब इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूं। मान लें कि ऐसा ये प्लेन मिरर है, बट इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ना ऐसे होल्ड किया है इन दिस वे। तो इसका सपोज टू बी इमेज कैसा आएगा? डिस्टेंसेस का रूल फॉलो कर लें आप लोग। आप देखें ये वाला यहाँ पे इमेज बनाना चाहिए और इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ बननी चाहिए, तो इफेक्टिवली जो इमेज नजर आएगी वो ऐसी नजर आएगी। Yes. करेक्ट है? Yes, sir. और एक्चुअल साइज की आएगी, देखा जाए तो यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, साइज में भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी। ठीक है, जो साइज उसका होना चाहिए वही साइज आएगा, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, कोई डिमिनिशिंग नहीं होगी कंडीशन। ठीक, अब इसमें एक और चीज समझ लें। मान लेते हैं कि इस तरीके का मिरर है, बट मैंने मिरर के सामने ना ऐसा पी लेटर होल्ड कर दिया, लेटर पी। नाउ टेल मी अब इमेज कैसे बनेगी? उल्टा P. तो इसके लिए आप क्या करें, कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें, जैसे ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें। अब इस वाले पॉइंट की तो करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ सामने बननी चाहिए, इस वाले पॉइंट की यहाँ करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बननी चाहिए, इस वाले पॉइंट की करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो ये लाइन ऐसी हो गई, ये ऐसे नजर आया। Yes, sir. करेक्ट है? तो लेटर्स की यूजुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उल्टा हुआ, आप जो वर्ड यूज करें ना उल्टा पी, इट्स नॉट रियली उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ अपसाइड डाउन नहीं हुआ है। देखो, एक उल्टा होता है भाई, ये मान लो सीधा है, इमेज ऐसी दिख रही है, ऐसा नहीं होता है। इट्स लैटरल इन्वर्जन। समझ रहे हो? राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाती है और लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाती है, ऐसे उल्टा होता है ये। ऐसे दुनिया ऊपर नीचे हो गई, ऐसा नहीं होता है। Yes. है ना? अब जाहिर बात है, देखो मैं मिरर में फ्रंट देख रहा हूं, तो मिरर मुझे घुमा के ऐसे दिखा रहा है ना। दिस इज द सिचुएशन ना। Yes, sir. तो इसे हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल। तो इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी कुछ कंडीशंस हैं। लेट मी पुट अप फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप इतने आसान है कि आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। जस्ट रीड दिस, और आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके सामने रखता हूं, पढ़ लें इसे। कोई पॉइंट ऐसा लगे जो सर मुश्किल है तो बात करते हैं उस पर फिर। यस, क्या कहते हो? ऐसा नो आ रहा है समझ में? Yes, sir. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बिल्कुल इक्वल होंगे, डिस्टेंस ही बिल्कुल इक्वल होंगे। इमेज इज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट होगा पैरेलल टू मिरर। इमेज इज इन्वर्टेड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के साथ परपेंडिकुलर रखा गया है तो इन्वर्ट हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इमेज का जो इन्वर्जन होता है ये कैसा होता है? Lateral. लैटरल। सिर पैर की जगह नहीं आते हैं। आ रही ना बात समझ में? ऐसा नहीं होगा, अपसाइड डाउन नहीं होगा, लैटरल इन्वर्जन होगा। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. वैसे मैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोसीजर आपके सामने रखता हूँ। मान लेते हैं बेटा मिरर हमने ऐसे लगाया, ठीक है, अराउंड 45 डिग्री है ये, ऐसे समझ लीजिए, नॉट ऑन स्केल बट जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि ये 45 डिग्री पर है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखता हूं आपके सामने इस सिचुएशन में, तो बताएं इमेज कैसी बनेगी? थोड़ा सा ट्राई करें। सर नहीं बनेगी इमेज। क्यों नहीं बनेगी? मिरर मिरर नहीं, के मिरर के पीछे। सामने ही रखा है मैंने इसको। मिरर ये ब्लॉक किया वो पोर्शन पीछे है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने ही है। Cross. क्रॉस बनेगी। देखिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि मिरर को एक्सटेंशन दे देना चाहिए।
उसके बाद सिंपली ऐसे सोचना चाहिए कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर निकाल दूं मिरर पे, उतनी ही डिस्टेंस का परपेंडिकुलर नीचे, तो ये एरो वाला पॉइंट आ गया इधर। सही जा रहे हो ना? यहां से इस पॉइंट के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो नीचे इधर, तो उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ आपको नीचे निकालना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर मैंने नाम दे दिया ए, तो इसका इमेज आ गया यहाँ पे एज ए डैश। इसको नाम देता हूं अगर मैं बी, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाता है बी डैश। और अगर आप ध्यान से सोचो ना बेटा, तो यहाँ पे इमेज ऐसी बनेगी इसकी। Yes, sir. आना चाहिए बनाने। क्लियर हो रही है बात? Yes. अब इसमें एक और कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है, मतलब इमेज बनने के प्रोसेस में। ऐसे तो क्वेश्चन काफी कम हो गए, थ्योरी पेपर में पूछे जाते हैं कि लाइक यही क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया, थियरी में ऐसे पूछा जाता है। कई बार मैंने भी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं थियरी क्वेश्चन में, थियरी पेपर्स में, कि मिरर और ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट दिया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रॉ द पॉसिबल इमेज। ऑब्जेक्टिव टाइप में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या बहुत रेयर जिसे हम कहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा अहम है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है क्लॉक। घड़ी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। वो ऐसा कहेगा, रेगुलर जो अपनी एनालॉग क्लॉक होती है जिसमें हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव कर रहे होते हैं, सेकंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड, तो उसको मिरर में देख के हमें बताना होता है कि कितना टाइम है, या मिरर का टाइम कितना है, और एक्चुअल फिजिकली देखा जाए क्लॉक में तो कितना टाइम है ना? टिपिकलनेस समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन का वेरिएशन समझ में आया? यस। और डेफिनेटली दो अलग अलग टाइम हम यहाँ रेफर करेंगे, दो अलग अलग टाइम आएंगे, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड अपीयर होता है क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम यूज की है, ये क्लॉक है, इसको मिरर में देखा जाए, ठीक है ना, मिरर में देखा जाए तो 1:45 ये टाइम दिख रहा है। Yes. समझ रहे हो ना, नियर टू 2 o'clock। लेकिन एक्चुअली यहां देखा जाए तो ये कितना बज रहा है? 10:15. 10:15। तो ये लेडी क्या है, ये रियली देख रही है तो वो 10:15 क्लेम कर रही है, और ये मिरर में देख रही है तो वो क्लेम कर रही है कि 1:45 हो गया। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट बदल हो जाते हैं कि यार वो डायग्राम बनाने लगते हैं, लेटरल इन्वर्जन करने लगते हैं, इधर का पॉइंटर उधर, ये वो ऐसा सब कुछ करने लगते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि डायग्राम या लेटरल इन्वर्जन के चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए। हम इसका एक सिंपल अप्रोच निकालते हैं, एक बड़ा ही इजी अप्रोच। ठीक है, इस बात को जरा याद रखिए, जो सिचुएशन में अभी आपके सामने रख रहा हूं उसे याद रखिए। एक बहुत इजी अप्रोच हम इसका निकालते हैं। देखो, अगर हमें सिर्फ क्लॉक आवर्स की बात करनी है और ऑब्जेक्ट का टाइम अगर ए है, तो मिरर में दिखने वाला टाइम हो जाएगा 12 - 1। ठीक, ऑब्जेक्ट का टाइम अगर ए है तो मिरर में दिखने वाला टाइम कितना होगा? 12 - 1। जैसे सिर्फ आवर्स में, सिर्फ आवर्स में, जैसे एक क्लॉक है जिसमें और का हैंड है और उसमें बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो मिरर में कितना दिखाई देगा? 10। अरे भाई 2 माइनस करो ना। Yes, sir. 10. 10, 12 में से वो क्या जितना भी बज रहा है वो माइनस करो। रियली में मान लेते हैं कि 5 o'clock हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो मिरर में कितना दिखाई देगा? 7। मतलब 12 में से उसको माइनस करना। लेकिन ये उस वक्त करना जब सिर्फ आवर्स हैंड की बात हो रही है। अगर आवर्स हैंड के साथ साथ मिनट हैंड की भी बात हो रही है तो हम कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, ये आवर और ये मिनट की वैल्यू है, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 11 और 60 में से। जैसे इसी एग्जांपल पे बात करते हैं, एक्चुअल कितना बज रहा था? 10:15। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करो, तो 11 और आवर्स में से माइनस करो 10, कितना बचा? 1। 60 में से 15 माइनस करो, कितना बचा? 45। तो इमेज का टाइम हमको 1:45 मिल गया। वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ,
मान लो कि रियली घड़ी में बज रहे थे 2:10, 2:10 हो रहे थे। इमेज में कितना बजेगा? 10 hour, 11 में से माइनस करोगे, 12 में से नहीं, 950 950 ये इमेज में बच जाएगा। कोई डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एस्टैब्लिश्ड कंडीशन है, चेक की हुई है सारी। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि किसी गिवन सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो टाइम है, मतलब रियल जो टाइम है, ठीक है, वो बज रहा था 7:25। अब मिरर में कितने बजेंगे? 4, करेक्ट है ना? 4:35 35। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस 7 और इस 11 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे और इस 25 और इस 60 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दैट्स इट। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोलेंगे सर अभी अभी आप बता रहे थे कि 12 से माइनस करो। ये उस वक्त जब सिर्फ आवर्स हैंड की बात है, घड़ी में सेकंड हैंड मिनट हैंड नहीं है, ठीक है ना? yes, अब एक और डाउट आएगा, सर अगर हमारे पास ऐसी घड़ी है जैसे कि आमतौर पर होती है, जिसमें आवर्स हैंड है, सेकंड्स हैंड है और मिनट हैंड, सभी तीनों हैंड के बारे में बात करना है, तो इन सच अ सिचुएशन हम इसको और आसान करते हैं। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के टाइम को माइनस करेंगे। ध्यान से देखना क्या किया हमने, 11:59 मिनट सेकंड्स, सॉरी 60 सेकंड्स, बराबर है। यस सर और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए ना, तो ये 60 सेकंड मिनट को ही हम 59 मिनट में तोड़ के एक एक्स्ट्रा 60 का सेकंड ले रहे हैं। ये 60 सेकंड का मतलब वही होता है ना। और यहाँ जो 12 है ना, उसको वैसे ही 12 ही रखा गया है। ध्यान से देखो तो 11 आवर्स लिया और 60 मिनट लिया तो वो 12 घंटे ही होता है। यस सर yes sir, सिर्फ यहाँ से 1 आवर कम किया, उधर 60 मिनट बढ़ा दिया, यहाँ से 1 मिनट कम कर दिया, वहां 60 सेकंड बढ़ा दिया। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक एनालॉग क्लॉक है, डिजिटल नहीं, डिजिटल देखेंगे नहीं, तो एनालॉग क्लॉक जिसमें हमारे पास हैंड्स होने चाहिए, हैंड्स, घूमने वाले हैंड्स, काटे। अब मैं कहता हूं भाई 4, ठीक है, 20, 15। अब कितना बजा क्लॉक में तो इतना बज रहा था भाई, 4:20 में 15 सेकंड हो गए। अब ये बताओ कि मिरर में देख के कितना टाइम दिखेगा हमको? 7 hours, 7:39 45 7 39 39, वेरी गुड, 45, मतलब 7:39 15 सेकंड हो गए। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, मेक श्योर दैट कि आप ये फॉर्मेट याद रख लें, बस काम खत्म हो गया। और इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। घड़ी का टाइम हमेशा सेम मेजर होता है, सब कुछ वही। हाँ, उल्टा जरूर पूछा जा सकता है, उल्टा पूछेगा वो, ये एक टफ बात की जा सकती है कि भाई मिरर में इतने बज रहे हैं, अब बताओ एक्चुअली कितना बज रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मिरर में इतने बज रहे हैं तो बताओ एक्चुअली कितना बज रहा है। तो वही करें, इसी से सब्ट्रैक्शन करें इसका, और क्या। सब्ट्रैक्शन इसी से कर लेना आप इसका। देखो, इस डेटा में चाहे आप ये सब्ट्रैक्ट करो या इसी डेटा में आप चाहे ये सब्ट्रैक्ट करो, बात तो वही होगी, yes, ठीक है ना। करके देखो भाई, अब ये वाला डेटा मान लो मैं आपको दे देता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई मिरर में इतना बज रहा है, बताओ एक्चुअल कितना बजेगा, तो मैं ये यही सब्ट्रैक्ट करके यही नंबर बता दूंगा आपको, और क्या। यस सर तो सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, चाहे आपको मिरर का टाइम दिया जाए या चाहे आपको रियल या एक्चुअल टाइम, जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का टाइम दिया जाए। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखें। मैं समझता हूं मुझे कुछ खास इस पे बात करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप जल्दी से इसको आंसर कर सकते हैं। 8, 19, 15। सॉरी वेट, हाँ यहाँ आ गया क्वेश्चन। अब एक्चुअल जो टाइम हमको दिया गया है क्लॉक का, वो 3:45 सेकंड्स के साथ पूरा दिया गया है। तो मिरर का टाइम क्या होगा? 11 से माइनस करो 3 को, 8, 49 40 का, सॉरी 59 40 का माइनस करो, 19 45 और 60 माइनस करो, 15, खत्म हो गया टाइम। तो रियली बज रहे थे 3:40 45 सेकंड, मिरर में देखा तो पता चला 8 hours 19 minutes 15 seconds।
एक और सीधा साधा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, मे बी ये प्रीवियसली किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा। गो थ्रू इट, क्विकली आंसर बताओ। ऑप्शन 8:35. यहाँ पे हमको जो टाइम दिया गया है ये आवर्स का और मिनट्स का दिया गया, सेकंड्स नहीं दिया गया, तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? B. 11 सॉरी, इसका सब्सट्रैक्शन हमको करना पड़ेगा 11 60 में से, तो 3 11 माइनस करो 8. 60 25 माइनस करो 35 35। 5. डन विद दिस, ये ऑप्शन है खत्म, और ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो प्लेन मिरर के बारे में हमें समझनी थी। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द लेंथ ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज, पोजीशन ऑफ द मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रुक जाए फिर यहाँ पर। Yes, sir.